नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित CMAI फैब शो 2025 में भाग लेकर राज्य में वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया। इस अवसर पर सीएम ने निवेशकों और टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े उद्योगपतियों से संवाद कर छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि हमने वस्त्र उद्योग क्षेत्र में निवेश के लिए द्वार खोले हैं। इस मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार ने CMAI 7 जो है MOU भी साइन किया है। स्विफ्ट मर्चेंडाइज के निदेशक पी गांधी ने मुंबई में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय से शिष्टाचार मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में कटाई, बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान निर्माण से जुड़ी गतिविधियों में निवेश की जो है रुचि जताई है। पी गांधी ने राज्य की मजबूत आर्थिक अवसंरचना और औद्योगिक वातावरण की सराहना करते हुए कहा कि स्विफ्ट मर्चेंडाइज यहां रोजगार सृजन और वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। रायपुर में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सभा कक्ष में स्मार्ट सिटी की समीक्षा की बैठक हुई और जिसकी अध्यक्ष सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने की है। बैठक में रायपुर नगर निगम की महापौर मीलन चौबे समेत विधायक और जनप्रतिनिधि, रायपुर संभागायुक्त और महादेव कावरे, कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह, SSP डॉक्टर लाल उमेद सिंह, रायपुर नगर निगम आयुक्त विश्वदीप, तो वहीं जिला पंचायत CEO कुमार विश्वरंजन उपस्थित रहे। बैठक में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए सब मिलकर काम करेंगे। उन्होंने IMTS 24x7 अमृत मिशन सहित स्मार्ट सिटी की अन्य योजनाओं की समीक्षा की। उधर बीजेपी मीडिया सह प्रभारी दाऊ अनुराग अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दीपक बैज आप बयान देते हैं कि छत्तीसगढ़ को उत्तर प्रदेश और बिहार के समान आपराधिक राज्य नहीं बनने देंगे। ऐसा कहकर आप न सिर्फ शांत छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं बल्कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के निवासियों का भी अपमान कर रहे हैं। बयान दिया है कि छत्तीसगढ़ को यूपी और बिहार जैसा आपराधिक राज्य नहीं बनने देंगे। ऐसा करके न केवल आप छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं, अभी तो यूपी और बिहार का भी अपमान कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में रहने वाले यूपी और बिहारी लोगों का भी अपमान कर रहे हैं। दीपक जी, एक बात समझ लीजिए, अब यूपी और बिहार में आपके साथी जिनके साथ आपका चुनावी ऐलान है, ऐसे लालू प्रसाद जी और मुलायम सिंह का शासन नहीं है जिन्होंने उस राज्य को अपराधगढ़ बना दिया था। अब वहां पे योगी आदित्यनाथ जी और नीतीश कुमार का राज्य है जहां अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं और वहां पे विकास भी हो रहा है। और दूसरी बात रही छत्तीसगढ़ की बात, तो दीपक बैज जी ये समझ लीजिए कि कांग्रेस का भूपेश जी का शासन नहीं है जहां छत्तीसगढ़ में अपराध की फ्रेंचाइजी बढ़ती थी, शराब के नाम पे अपराध होते थे, पिकोल के नाम पे अपराध होते थे, रेत के नाम पे अपराध होते थे। ये छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का सुशासन है जहां पे अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। आपकी मंशा छत्तीसगढ़ को अपराधी राज्य बनाने की जो है वो कतई पूरी होने वाली नहीं है। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में मारे गए 28 लोगों के प्रति बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस हमले की निंदा की। पहलगाम में जो घटना आतंकवादियों के द्वारा जो घटित की गई है उसकी जितना निंदा की जाए वो कम है। हृदय विदारक घटना है, दिल को दहलाने वाली घटना है कि बेकसूर लोगों के ऊपर में जो गोलियां चलाई गई और मौत के घाट उतारे गए हैं। देश के हमारे गृह मंत्री इस घटना की गंभीरता को देखते हुए स्वयं श्रीनगर पहुंच करके श्रद्धांजलि अर्पित किए मृतकों को और साथ ही उस घटना स्थल का दौरा भी किए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब से प्रवास को छोड़ करके वापस हिंदुस्तान वापस आए
और आकर के इन सारी जो घटनाएं घटित हुई है उस पर गंभीरता के साथ में चर्चा की जा रही है। जिस प्रकार से आतंकवादी ये बताना चाहते हैं कि कश्मीर को अशांत रखेंगे, शांति वहां पर होने नहीं देंगे, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से उन्होंने मन बनाया और जिस घटना को अंजाम दिए हैं उसके पीछे जो भी षड्यंत्रकारी होंगे वो सामने आएंगे और सरकार पूरी गंभीरता के साथ में, हमारी केंद्र सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। जो इतने लोगों का जो खून गया है वो बेकार नहीं जाएगा और आने वाले समय में आतंकियों और आतंकवादियों की सफाया सुनिश्चित है, ये प्रमाणित कर रही है। चाहे यहां हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटना हो, अलगाववाद की घटना हो, नक्सलवाद की घटना हो, उसके लिए अब हिंदुस्तान में, छत्तीसगढ़ में जगह नहीं है। इनको वापस जाना ही पड़ेगा और नहीं तो सरकार के द्वारा उस पर कठोरता से कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसे जो निर्दोष लोग मारे गए हैं उनके परिवार को भी शांति मिल सके और उसका जवाब भी दिया जा सके। पहलगांव में कल जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिए हैं आतंकवादियों के द्वारा, विभिन्न प्रदेशों के बेकसूर लोग उसमें मारे गए। उसमें हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर के भी कारोबारी दिनेश मिरानिया जी के उस घटना में मृत्यु हुई है। आज हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा श्रीनगर पहुंच करके श्रद्धांजलि अर्पित की है और निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत दुखद समाचार है और दुखद घटना है कि जो जिस प्रकार से कश्मीर गए थे और कश्मीर में जिस प्रकार से उनकी हत्या हुई है, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सरकार के द्वारा उस पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी ताकि आने वाले समय में उस पर नियंत्रित किया जा सके, लगाम लगाई जा सके और ऐसे बेकसूर लोगों की जो हत्याएं की जा रही है उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग सके। सरकार उसको बहुत गंभीरता से ले रही है और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी विदेश के दौरा को छोड़ करके वापस हिंदुस्तान पहुंच गए हैं और गृह मंत्री जी के लौटने के बाद में जो विस्तार से चर्चा होगी और उस पर जवाबी कार्रवाई हिंदुस्तान के लोग जो चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि उस पर कठोरता के साथ कार्रवाई होगी। ये हम सब लोग की अपेक्षा है और उस अपेक्षा के साथ में आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की पूरे देश भर में निंदा की जा रही है। राजनांदगांव में भी दिग्विजय कॉलेज के सामने विद्यार्थी परिषद के हमले की निंदा करते हुए आतंकवाद का पुतला दहन किया गया और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। छात्रों का कहना है कि सरकार को इसमें कठोर कदम उठाना चाहिए ताकि आतंकवादी ऐसी घटनाओं को फिर से ना दोहराएं। बता दें कि पहलगाम में आतंकियों ने हमला करते हुए टूरिस्टों पर फायरिंग कर दी। आतंकवादियों ने लोगों से उनका धर्म पूछकर उन पर गोलियां चलाईं। साथ ही आपको बता दें कि हमले में करीब 28 लोग मारे गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अभी आतंकवादी का हमला किया गया है और कश्मीर में जो कल खबर आई है कि 26 जो टूरिस्ट वहां घूमने के लिए गए थे और उन्हें बहुत बुरी तरीके से गोली मारी गई, उसके खिलाफ आक्रोश पे हम भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि जिस तरह पुलवामा हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, उस प्रकार इस बड़े हमले के खिलाफ फिर से कोई बड़ी कार्रवाई की जाए। खबर कबीरधाम से है, जहां प्रधानमंत्री के स्वच्छता का मजाक बनाते हुए खुद बीजेपी के नगर पंचायत अध्यक्ष नजर आए। बोडला नगर पंचायत के चंद दूर 100 मीटर की दूरी स्थानीय हॉस्पिटल समुदाय भवन मंगल के पीछे दवाओं की खाली शीशियां ढेर में असुरक्षित तरह से फेंकी गई हैं। यहां पर अस्पताल के बाहर में दवाइयां की खाली शीशी, सुई और खाली बोतल ड्रॉप की सैकड़ों शीशियां फेंकी गई, जो कि गायों द्वारा भी इधर उधर फैलाई जा रही हैं और यहां पर दवाओं की 1-2 शीशी नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में फेंकी गई हैं। उन्होंने पीएम के स्वच्छता के सपने का मजाक बनाया है।
सर नगर पंचायत से थोड़ी दूर है, मंगल भवन के पास वाटर फिल्टर प्लांट वाटर वाला है, वहाँ पर वहीं पर बगल के हॉस्पिटल से पूरा खाली शीशियाँ का बॉटल वहीं पर फेंक रहे, जिस मवेशी भी वहीं पर चल रहे हैं और कोई जने का पैर में भी लगा हुआ है। आपके द्वारा मुझे ये चीज संज्ञान में लाया गया है, तो इसके लिए मैं नोटिस निकलवाया हूँ संबंधित के खिलाफ, ताकि वहाँ पर वो अपना जो वेस्ट मटेरियल है तो उसको वहाँ मत फेंके, निर्धारित स्थान पर ही रखे, और उसको मैं जल्द से जल्द साफ कराऊंगा। आज हम नगर पंचायत बोरला आए हुए हैं, जो निजी क्लिनिक द्वारा लोगों के आने जाने वाले रास्ते में खाली दवाइयां की शीशी और सुइयां फेंकी जा रही है, जिसको लेकर हम मुख्य पालन अधिकारी से जानना चाहेंगे क्या कहते हैं। खबर राजनांदगांव के घोर तालाब का है, जहां पर एक पीड़िता शिकायत लेकर घोर तालाब थाने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने जो है उसका रिपोर्ट दर्ज नहीं किया। टीआई नहीं है, महिला कांस्टेबल नहीं है, कहकर बाद में आने के लिए कह दिया गया। इन सब से नाराज होकर पीड़िता और उसका साथी आईजी के बंगले पर बैठकर विरोध जताने लगे और इसके बाद आईजी ने मामले पर संज्ञान लिया। दरअसल मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें 5 साल तक साथ रहने के बाद शादी से इनकार करने के बाद मामला शिकायत लेकर पीड़िता थाने के बाद आईजी के पास पहुंची थी। एक मामला है बोलते हैं जी, यौन शोषण वाला, कब से का मामला और आप लोगों को क्यों थाना में पड़ा, क्या मामला है? ये सर मैं बोलूँ तो ये मेरा एक पारिवारिक मामला है। मैं वो जो पीड़िता है वो मेरे परिवार से संबंधित है, और यह मामला लगभग अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है कि वो लड़की के साथ जो बच्चा हुआ था ये, और पहले से वो शोषण करता था। इनका जो संबंध है वो लगभग 5 साल के बीच का है, 5 साल हो गया था। इस बीच में उसके साथ वो शारीरिक शोषण करता था, उसके साथ उसको ब्लैकमेलिंग का वो करता था। वो यहाँ ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मैं कहीं पे कूद जाऊंगा, अगर तू मेरे से बात नहीं करेगी तो फिर मैं मर जाऊंगा, मैं फांसी लगा लूंगा, या और बहुत सारी ऐसी बातें। और इवन सर ये बात हुई है कि उसकी पत्नी जो है, जो आरोपी है, उसकी पत्नी जो है इस लड़की को बोलती थी कि आप मेरे पति से बात करो, मेरा पति है जो है आपसे बात करने के लिए बोल रहा है, अगर नहीं करेगी तो वो मर जाएगा। ऐसा बात इसको पता चला है, तो मुझे बताई है कि वो उसकी पत्नी भी मुझे फोन करके बोलती थी कि मेरे पति से बात करो। आप लोग रिपोर्ट करने गए थे सुना वहाँ थाने में, बाद में वहाँ से नहीं की रिपोर्ट, क्या बोले? नहीं सर, और ये बात है कि पहली प्राथमिकता तो उसके परिजन रहेंगे कि परिजन उसके घर वाले जाए, तो हमने उसको यही सजेशन दिया था कि आप पहले परिवारजनों को और उसके माता पिता हो, आप पहले प्राथमिकी जो रिपोर्ट दर्ज कराना है क्षेत्रीय संबंधित थाना में, तो आप पहले वहां जाइए। तो वहां का जो थाना में अब सहायक प्रभारी नहीं रहे होंगे, तो कोई रहा होगा आरक्षक या फिर सब इंस्पेक्टर जो भी रहा होगा वहां पे, उन्होंने टाल मटोल करते हुए केस को कि नहीं आप कल आइए, परसों आइए, या फिर आप जो शिकायत लिख रहे हैं उसको आप फिर से लिखिए, ये गलत है, आप इसको फिर जो चीज हुआ है जगह आप घटने को लिखिए, एक बारी कीजिए। सर अभी वो इस स्थिति में नहीं है, उसकी मनोस्थिति इतनी खराब हो चुकी है वो लड़की के कारण में, तो वो इस चीजों को एकदम स्पष्ट बताने में भी बहुत संकोच कर रही है। आईजी थाना आए थे, पता चला रिपोर्ट नहीं किया तो आप लोग बैठ गए थे, फिर बहुत मुश्किल से रिपोर्ट हुआ, ऐसा है क्या? और ये क्या है, एट्रोसिटी भी आता है इसमें, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करती है लड़की, तो जो पीड़िता है, तो उसके चलते हमने यहाँ पे अजाक थाने पे रिपोर्ट दर्ज कराने के हमको आए सबसे पहले। तो वो अजाक थाने में है, तो एक महिला हेड कांस्टेबल जो थी वो बैठे हुए थे, उन्होंने बोले कि अभी तो प्रभारी सर नहीं है, तो आप उनको मैं बुलवाती हूँ, आप थोड़ी देर में आइएगा। हमने पीड़िता को शायद उनकी तबीयत खराब हो रही थी, तो हमने उनको बोले कि कर कुछ वो करवा के आते, तो थोड़ी देर टाइम भी लिए, तो उन्होंने वो बोले कि अभी तक आए नहीं। फिर जब आए तो दूसरा आरक्षक बैठा हुआ था, उसने बोले कि उसकी जानकारी लेके अब आ गए हैं, तो प्रभारी सर तो आने वाले हैं बोले वो अपने, तो कहाँ है सर, तो बोले कि शायद तक अभी आएंगे नहीं आएंगे, वो छुट्टी पे, ऐसा बोले उन्होंने।
तो बोले ठीक है। अभी तो मैडम जो थी वो बोले कि थोड़ी देर में आ रहे प्रभारी सर। फिर आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? तो वो उन्होंने बात की शायद तक, तो बोलते हैं कि ठीक है आ रहे हैं ऐसे करके। हम जस्ट यहाँ से निकल रहे थे, ठीक है आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमारे पास उच्च अधिकारी तो है। फिर जब हम गए तो वो तुरंत आए, फिर बोलते हैं अब महिला आरक्षण। जी बताइए, आपको थाना में क्या मामला है ये बताइए। जी, यह मामला है कि एक जो पीड़िता है, पीड़िता के साथ में यौन शोषण और उसके 21 दिन के बच्चे का हत्या हुआ था। उसके विरोध में उन्होंने बागनदी थाना जाकर रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की, पर वहां पर रिपोर्ट नहीं लिखा गया और ये कहा गया कि आप सेटलमेंट कर लो, आपको 2-4 लाख रुपए मिल जाएगा। कहाँ आप आदिवासी लोग कितना लड़ पाएंगे। उसके पश्चात मुझे पता चला तो मैंने अपने एडवोकेट साथियों को कहा कि भाई इसको पीड़िता को ले जाइए और अजाक्स थाने में एफआईआर करवाइए। जब अजाक्स थाने में एफआईआर के लिए गए तो लगभग 2 घंटे बाद भी यहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। प्रतिक्रिया नहीं होने के बावजूद भी हमारे साथियों ने डिसाइड किया कि चलो आईजी साहब से मिल लेते हैं। जब आईजी ऑफिस जाके इस चीज को रखा गया तो उन्होंने कहा कि आप कल सुबह आइए और पीड़िता की हालत खराब होती है। तो हमने कहा कि सर एक बार देख लीजिए, केस सेंसिटिव है। तो उन्होंने बोला कल जाइए, हम फोन कर देते हैं, आप अजाक्स थाने में जाके रिपोर्ट लिखा लीजिए। हम फिर अजाक्स थाना आए तो यहाँ पर बहुत मुश्किल से यहाँ के प्रभारी संतोष ठाकुर जी आए और उन्होंने कहा कि अभी तो नहीं हो पाएगा, आप कल आइए, अभी कोई महिला प्रभारी नहीं है। फिर मजबूरन हम एडवोकेट्स को वहां पर जाना पड़ा। साल की तरह इस साल भी उर्स का आयोजन किया गया। कौमी एकता कमेटी के द्वारा पारी नाला स्थित दरगाह उर्स का आयोजन किया जा रहा है। पारी नाला स्थित दरगाह हजरत सैयद जलालुद्दीन शाह दरगाह में 4 दिनों का रोजा सालाना उर्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 4 दिनों तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी दिन जो है अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ष 48वां है और खास तो ये है कि जो रस्म रिवाज है उस हिसाब से तो 24 तारीख के प्रोग्राम है। आज रात से चालू हो जाएगा जो रस्म रिवाज का, जिससे गुस्ल की फातिया है, सुबह परचम कुसाई होगी और दिन में और भी इस्लामिक रीति रिवाज से जो भी है कुरान खानी और शाम के शाही संदल है 24 तारीख और 25 तारीख को समा महफिल और 26 तारीख को इस्लामिक प्रोग्राम है जिसमें मुस्लिम धर्म गुरु आएंगे, प्रवचन देंगे देश के जाने माने। और 27 तारीख को है जाने माने फनकार अजीम नाजा मुंबई कव्वाल है, इनकी शानदार कव्वाली का प्रोग्राम है 27 तारीख को, जो जिनका एक कलाम है मुझे लेके चलना ख्वाजा जी के मेले में, बहुत जो हिट हुआ था ये कव्वाल। कौमी एकता का संदेश, कौमी एकता का संदेश है। वो परंपरा है, बाबा साहब के वहाँ की परंपरा है कि जब से उर्स चालू हुआ है तब से कौमी एकता के ही रूप में मनाया जा रहा है और इसमें राजनांदगांव के हर धर्म के, हर समाज के, हर वर्ग के लोग बाबा साहब के प्रति आस्था रखते हैं और अपनी सहयोग देते हैं और वहाँ कार्यक्रम में समिति में रहते हैं, जिसमें इस बार मुझे मौका मिला है। इस बार मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। जूनी हटरी, उसके बाद शिव होटल के पास यहाँ से जुलूस वो शाही संदल यानी होगा, फिर उसके बाद जाएगा वहाँ पारी नाला दरबार। 25 तारीख के समा महफिल का प्रोग्राम है, कमर वारसी आ रहे हैं, उसमें समा महफिल होगी। 26 तारीख के अजीम शान तकरीर का प्रोग्राम है जिसमें बड़े हमारे उलमाए आ रहे हैं, जिसे प्रवचन कहा जाता है, हमारे तकरीर बोला जाता है। और 27 तारीख के है अजीम नाजा का प्रोग्राम, जो कि चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा उनके बेटे। ये 4 दिन का प्रोग्राम है। अतिथियों की परंपरा रही है अतिथियों में जी। कौन है अतिथि में डॉक्टर रमन सिंह आ रहे हैं, डॉक्टर सलीम राज आ रहे हैं। संस्कारधारी नगरी के नाम से जाना है और संस्कारधारी नगरी के नाम से मशहूर है। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज से 48 साल से कौमी एकता उर्स यह मनाया जाता है, जिसमें सभी समाज, सभी धर्म के लोग उपस्थित होते हैं और सभी तरह के श्रद्धालु हर शहर से, जिले से, प्रदेश से श्रद्धालु वहाँ पे आकर के अपना मत्था टेकते हैं और बाबा से अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हमारे साथ ये कौमी एकता की मिसाल है कि ये जो मंच जो है जिसमें हम बैठे हैं, हमारे सिख समुदाय से जैसे प्रिंस भाटिया जी है, हमारे सनातन समुदाय से मनोज अग्रवाल जी है और हमारे क्रिश्चियनिटी समुदाय से हैरी जोसेफ जी बैठे हैं
और जहीर भाई है, ये हमारे दरबार कमेटी के अध्यक्ष इरफान शेख जी है, हमारा सोनू भाई है, ये पूरी टीम और पूरी हमारी पूरी टीम इसमें बिल्कुल जी दिलो जान से लगी हुई है। और एक कौमी एकता का एक संदेश भी दे रही है कि राजनांदगांव संस्कार धामी नगरी के नाम से जाना जाता है। तकरीर का यानी प्रवचन का अजीमुशान प्रोग्राम पारीमाला मैदान में होगा, जिसमें प्रदेश से और जिले से बहुत से लोग आएंगे और सभी हर समाज के लोग आएंगे, जिसमें मेहमान खुशूसी जो हमारे संत आ रहे हैं पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज जो यूपी पिछोटा से आ रहे हैं, सीए जामी अशरफ साहब, उन्हीं के साथ ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहम्मद मोइनुद्दीन अशरफ साहब जो कि मुंबई से आ रहे हैं, इस प्रवचन में वो भी हिस्सा लेंगे। उनके साथ सोहेल कादरी फातमी साहब जो गुजरात से आ रहे हैं, सीए साबिर इमाम साहब अरफी साहब जो हैदराबाद से आ रहे हैं, इमरान बरकाती साहब जो जयपुर राजस्थान से आ रहे हैं, सुल्तान रजा काजी साहब नागपुर से आ रहे हैं। ये एक दिवसीय अजीमुशान प्रोग्राम ये तकरीर का होगा और मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे राजनांदगांव समाज के हर वर्ग हर समाज के लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा उपस्थित हो। अखिलेश भैया इसमें पूरा प्रशासन सहयोग कर रहा है। उसके बाद में जो ट्रैफिक व्यवस्था की बात हो रही है उसमें ऐसा है कि बिल्कुल भी ऐसा कुछ हिस्सा नहीं होगा। हम बिल्कुल उनसे संपर्क बनाए हुए कि भाई आप रिजनेबल पैसा लीजिए, 5 रुपये 10 रुपये जो होता है 25-50 रुपये जिस तरीके से लिया जाता था उस तरीके से इस बार नहीं लिया जाएगा। इसके लिए हम बिल्कुल तवज्जो दे रहे हैं, उस पर बिल्कुल हम फोकस कर रहे हैं। और जो साफ सफाई की भी व्यवस्था है उसके लिए हम डस्टबिन का इंतजाम कर रहे हैं वहाँ पे, कि ज्यादा कचरा ना हो। उसके अलावा जो ट्रैफिक व्यवस्था है बिल्कुल बढ़िया रहेगी। हमारे खुद के पर्सनल वॉलंटियर वहाँ पे लग रहे हैं, जो 15-17 लोगों की टीम लग रही है। उसके अलावा में जो ट्रैफिक जाम ना हो उसके लिए हमने एसपी साहब से जाकर के खुद ही मिला और एसपी साहब ने भी हमें खुद कहा है कि हम ट्रैफिक व्यवस्था को दूर करेंगे। इनमें से एक अजीज आने वाला हूँ बाबा साहब का। मेरी कुछ नसीबी है कि इस बार मुस्लिम समाज ने भाई इरफान शेख ने जो सदर है वहाँ के, उन्होंने मुझे बाबा साहब के कार्यक्रम की कव्वाली की जवाबदारी दी है और अध्यक्ष बनाया है। मैं इसलिए मुस्लिम समाज का धन्यवाद करता हूँ। 27 तारीख का हमारा प्रोग्राम है कव्वाली का राष्ट्रीय 10 बजे से, जिसमें देश के जाने माने फनकार अजीम नाजा साहब अपनी कव्वाली पेश करेंगे। ये कार्यक्रम बहुत ही शानो शौकत से मनाया जा रहा है, जिसमें आप सब लोग को की उपस्थिति चाहते हैं हम कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कवरेज करें और हमारा हौसला अफजाई करें। तो संस्कार धनी है हमारा जिला, तो मैं इस जिले के अलावा, इस जिले की जनता के अलावा भी आसपास की जो और जिले हैं जैसे कि दुर्ग जिला है, धमतरी जिला है, बालोद जिला, जो आसपास के जिले हैं, वहाँ की भी तमाम जनता से मैं अपील करता हूँ, सर्व समाज की जनता से, कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें इस कार्यक्रम में। 26 और 27 दोनों कार्यक्रम चौक दुनी हटरी से होते हुए शिव होटल तक के, उसके बाद जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में चादर पेश की जाएगी। ये 24 तारीख का प्रोग्राम। 25 तारीख के समा महफिल का रात में प्रोग्राम है 11 बजे, जो कि मुकर्रम वारसी आ रहे हैं, कमर अली वारसी जो कि आ रहे हैं। ये समा महफिल का प्रोग्राम रहेगा। और 25 तारीख का प्रोग्राम का जो तकरीर का प्रोग्राम है हमारे इमरान भाई बताएंगे। ये इमरान भाई तो इस साल भी उर्स का आयोजन किया जा रहा है। कौमी एकता कमेटी ने जो है इसका आयोजन किया है और 4 दिनों तक जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राजनांदगांव से ये खबर है जहां पर इस साल भी उसका आयोजन कौमी एकता कमेटी के द्वारा किया जा रहा है और जिसके बारे में जो है विस्तृत जानकारी अभी आपने देखी कि किस तरीके से इस आयोजन को पिछले की तुलना में जो है भव्य रूप देने की कोशिश की जा रही है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय यानी कि महानदी भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को तेजी से कार्य करते हुए अच्छी गुणवत्ता के साथ समय सीमा में सड़कों, पुल, पुलियों और भवनों के काम पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर तेज और सुरक्षित यातायात पर जोर दिया है। उन्होंने
एआई और नवीन तकनीकों के उपयोग से खराब सड़कों में त्वरित चिन्हांकन कर मरम्मत के निर्देश दिए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।